नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो है अर्जुन मार्क 1A टैंक को लेकर। दरअसल भारत की एक प्राइवेट सेक्टर फर्म है टॉनबो इमेजिंग, इनको अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके तहत वे अर्जुन मार्क 1A टैंक के लिए LPOs फायर कंट्रोल सिस्टम को तैयार करेंगे, जिसे कि टॉनबो इमेजिंग चेन्नई स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भेजेगी और यहीं पर इस LPOs फायर कंट्रोल सिस्टम का इंटीग्रेशन होगा, जिन्हें कि 118 अर्जुन MK1A मेन बैटल टैंक में लगाया जाना है। आपको मालूम ही होगा कि भारतीय सेना ने इनका ऑर्डर दिया हुआ है। दरअसल दोस्तों, LPO सिस्टम रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन के लिए एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक साइट होता है, जिसमें कि मल्टी सेंसर लगे होते हैं और इसे ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग और प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि MQ-9B ड्रोन को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत अब अमेरिका से 30 MQ-9B ड्रोन खरीदने के उन्नत चरण पर पहुंच गया है। ऐसे में अब अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स ने घोषणा की है कि वो भारत की स्टार्टअप कंपनी थर्ड आई टेक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेगी, जो कि नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और दूसरे सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी को तैयार करती है। जनरल एटॉमिक्स ने कहा कि उनकी ये पार्टनरशिप इस बात के लिए बाध्य होगी कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस को सबसे एडवांस कटिंग एज अनमैन्ड एरियल सर्विस देगी, जिसमें कि स्टेट ऑफ द आर्ट उत्पादों को भी संयुक्त रूप से बनाया जाना शामिल है, जिन्हें कि भारत और दुनिया के बाजारों के लिए भी बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का रोल आउट किया है, जिसे कि HAL की नई सुविधा यानी कि नई फैसिलिटी तुमकुर फैसिलिटी में तैयार किया गया है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि HAL ने पहले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को इसी फैसिलिटी से रोल आउट किया था इसी साल। कहा जा रहा है कि ये जो नई हेलीकॉप्टर फैसिलिटी है, ये 615 एकड़ में फैली हुई है और यहाँ पर 180 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और 160 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को तैयार किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, बेंगलुरु आधारित जेड मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने अपना त्रिनेत्रा लॉइटरिंग मुनिशन तैयार कर लिया है और अब उसे वो भारतीय सेना को देने के लिए तैयार है, जिसे कि आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी खरीद के तहत खरीदा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो त्रिनेत्रा लॉइटरिंग म्यूनिशन है, इसकी खास बात यह है कि ये 40% सस्ता होगा आयातित लॉइटरिंग म्यूनिशन से, जिन्हें कि हम पोलैंड और इजराइल से खरीदते हैं। त्रिनेत्रा लॉइटरिंग म्यूनिशन जो कि इलेक्ट्रिकली पावर्ड होगा, ताकि ये बेहद चुपचाप तरीके से अपने ऑपरेशन कर सकेगा। इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगी। इसका इंड्योरेंस टाइम 60 मिनट का होगा। दोस्तों, अगर त्रिनेत्रा लॉइटरिंग म्यूनिशन की खासियतों की बात करें तो ये मल्टीपल टारगेटिंग मोड्स में काम कर सकता है, वो भी 15 किलोमीटर की रेंज में। यानी इसे ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर के पास बीच में अगर कोई मिशन अबॉर्ट करना है तो ऐसे में इसका ऑपरेटर इसे बीच पे रोक सकता है और इसमें लगे पैराशूट के माध्यम से इसे रिकवर भी किया जा सकता है। दोस्तों, CDS को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को भारत का CDS नियुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। वो भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि CDS बिपिन रावत जी भी पौड़ी गढ़वाल भारत के रहने वाले थे। एक बड़ी खबर दोस्तों, अब नए CDS नियुक्त कर लिए गए हैं और दिवंगत हुए CDS बिपिन रावत जी के योगदान को ये देश कभी भुला नहीं पाएगा, लेकिन उनकी कमी को अब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो कि रिटायर्ड है वो पूरी करेंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अमेरिकी फर्म हनीवेल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, जिसके तहत हाई पावर और हाई वोल्ट टर्बो जनरेटर को तैयार किया जाएगा, जिसके लिए हनीवेल 1 मेगावाट इलेक्ट्रिक मशीन को उपलब्ध कराएगा। इसका इस्तेमाल जनरेटर के तौर पर होगा, जो कि टर्बो जनरेटर को सक्षम बनाएगा और ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट को पावर देंगे। यही नहीं, इनका इस्तेमाल कन्वेंशनल एयरफ्रेम्स, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, एयर मोबिलिटी व्हीकल्स और कार्गो ड्रोन्स में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, अब भारत स्वदेशी रूप से उन्नत जो गन सिस्टम है उन्हें सेना में तैनात कर रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 5 सालों में केवल अल्ट्रा लाइट हॉविजर को छोड़ दें तो बाकी जो गन सिस्टम है उन्हें देश में ही तैयार किया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय रेजिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली और मैकेनिकली वेपन सिस्टम दिए जाएंगे, ताकि वे लंबी दूरी तक अलग अलग तरीके के एमुनिशंस को दाग सकते हैं। अब खबर ये आ रही है कि भारतीय सेना 155 mm धनुष हॉविजर के दूसरे रेजिमेंट को मार्च 2023 में शामिल कर देगी। दरअसल दोस्तों, धनुष गन सिस्टम को उच्च ऊंचाई पर भी तैनात किया गया है। दरअसल धनुष गन सिस्टम
इलेक्ट्रॉनिकली और मैकेनिकली अपग्रेडेड वर्जन है बोफोर्स गन का और इसकी पहली रेजिमेंट को नॉर्दर्न बॉर्डर पर तैनात किया गया है। और धनुष गन सिस्टम दोस्तों भारत के स्वदेशी आर्टिलरी गन के विकास के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर भी है और ये भारत के रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर दिशा में एक बड़ा कदम भी है। इसके अलावा शारंग गन 130 mm गन सिस्टम को भी बेहतर बनाए जाने के लिए काम किया जा रहा है ताकि इसकी बेहतर रेंज, सटीकता और स्थिरता हो सके। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल का बैक टू बैक परीक्षण पूरा किया है। अब कहा जा रहा है कि इसके यूजर ट्रायल्स 1 साल और चलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। दरअसल वो सवाल ये है कि क्या ये मैन पोर्टेबल होगा। दरअसल दोस्तों ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है ये एक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें कि मिसाइल का वजन 20 किलोग्राम है और 25 किलोग्राम का इसका ट्राइपॉड स्टैंड और 20 से 25 किलोग्राम का एनजी साइट है जिसे कि 2 सदस्यीय टीम के द्वारा एक साथ रखे जाने पर इसका वजन 65 से 70 किलोग्राम तक हो जाएगा। दरअसल डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इसे अभी भी एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के रूप यानी कि मैन पैड के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, डीआरडीओ अलग से मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है जो कि एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की तरह कंधे से फायर किया जा सकेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा डीआरडीओ जिस मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम को तैयार कर रहा है वो 9K38 इग्ला मैन पोर्टेबल इंफ्रारेड होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तरह होगी और इसका अब विंड टनल टेस्टिंग शुरू होने वाली है अगले कुछ हफ्तों में। फिर इसके बाद इसका फैब्रिकेशन और इनका निर्माण 2023 से शुरू हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम इसका वजन पूरी प्रणाली यानी कि फुल सिस्टम के साथ केवल 18 से 20 किलोग्राम तक होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय नौसेना का P8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट और INS सतपुड़ा मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज काकाडू 2022 में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच गया जिसे कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी आयोजित कर रही है। कहा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज में 90 नेवल शिप्स, 34 एयरक्राफ्ट और 20 देश हिस्सा लेंगे जहां पर संयुक्त रूप से एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशन किया जाएगा, वो भी जटिल मल्टी थ्रेट सिनेरियो में। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को लेकर आ रही है। दोस्तों एस जयशंकर जी ने सैन्य हार्डवेयर और उपकरणों के लिए भारत की योजनाओं के बारे में एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हाल ही के महीनों में हमें सैन्य उपकरणों की सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट की आपूर्ति के मामले में किसी विशेष समस्या का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने सैन्य उपकरण और प्लेटफॉर्म कहां से मिलते हैं ये कोई मुद्दा नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत दुनिया भर में संभावनाओं को देखता है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी की गुणवत्ता, उसकी क्षमता की गुणवत्ता और विशेष उपकरण की पेशकश की शर्तों को देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि कनाडा से आ रही है। दरअसल दोस्तों कनाडा ने भारत जाने वाले अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो सीमांत राज्यों जैसे कि पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ना जाएं। कनाडा की सरकार ने कहा कि इन इलाकों में भूमिगत विस्फोटकों और सुरक्षा का खतरा है। कनाडा ने जो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है उसके तहत पाकिस्तान की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी तक के इलाकों में वे ना जाएं। यहाँ सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा हो सकता है। दरअसल दोस्तों कनाडा की ये एडवाइजरी चौंकाने वाली क्यों है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले भारत ने कनाडा में हेट क्राइम की आशंका को लेकर भारतीयों के लिए सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की थी जिसके बाद कनाडा की सरकार ने यह कदम उठाया। इसीलिए कनाडा की सरकार के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। कनाडा ने यहाँ तक भी कह दिया कि भारत के हर इलाके में आतंकवादी हमलों का खतरा है। हालांकि लद्दाख को इससे बाहर रखा गया है। यही नहीं, कनाडा ने अपने नागरिकों को यह भी सलाह दी है कि वे मणिपुर और असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में ना जाएं। कनाडा ने कहा कि इन दोनों राज्यों में आतंकवाद और विद्रोहियों का हमला हो सकता है। यानी कि दोस्तों क्या कनाडा हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर हमसे ज्यादा जानता है? इसके पीछे की जो टीज है वो यही है कि दरअसल भारत ने मानवता के आधार पर जो लोग कनाडा में रह रहे हैं, खासकर की जो छात्र हैं, उन्हें सलाह दी थी कि वे हेट क्राइम और भारत विरोधी गतिविधियों को देखते हुए सावधान रहे। और ऐसे में ये बात कनाडा को चुभ गई क्योंकि दोस्तों कनाडा में आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा खालिस्तानी सपोर्टर्स मौजूद हैं जो देश को बांटना और तोड़ना चाहते हैं। दरअसल पूरा समर्थन कनाडा की सरकार का इन खालिस्तानी समर्थकों को रहता है। तो दोस्तों ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।